नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। जय श्री राम, जय श्री श्याम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मौलिक विद्युत और वैद्युतिक पदार्थ का जो हमने चैप्टर, जो 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहना। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुक में से किसी प्रकार का क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, पदार्थ के प्रकार पर, पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ की मोटाई पर और वोल्टेज पर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मुख्य रूप से डिपेंड करता है पदार्थ के प्रकार पर। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? पदार्थ के प्रकार पर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पदार्थ के प्रकार पर। ठीक है, पदार्थ किस प्रकार का है, वो सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रकार। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्मोकपल विधि विद्युत उत्पन्न करने की किस विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत उत्पन्न करने की कई प्रकार की विधियां होती हैं। ठीक है, तापी विधि होती है, रासायनिक विधि होती है, चुंबकीय विधि होती है, प्रकाशीय स्रोत विधि होती है, जल से भी हम लोग विद्युत बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगी। इसका जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो दिए हैं, ए दिया है रासायनिक विधि, बी दी है चुंबकीय विधि, सी दी है तापी विधि और डी दिया है प्रकाशीय स्रोत विधि। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा तापी विधि। क्या होगा? तापी विधि। देखिए, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में दो विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती है ना, उनके संगम बिंदु को गर्म किया जाता है। गर्म करते हैं तो इसमें क्या है, आवेशों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है हमारी तापी विधि। इसी विधि को बोलते हैं हम थर्मोकपल विधि। इसको बोलते हैं हम थर्मोकपल विधि। ठीक है दोस्तों, तो थर्मोकपल विधि क्या होती है? तापी विधि के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोटॉन पर कितना इकाई धन आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना इकाई धन आवेश होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, जितना इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो देखिए, कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये होता है माइनस में। तो मैंने आपको बताया था, जितना ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही धनावेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन पर कितना इकाई धनावेश होता है। तो कितना होता है? 1 प्लस में, ये निशान का आप इसे ध्यान रखें, चिन्ह का, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपको ये, इसका आंसर आप देख बताइए अब तक, इलेक्ट्रॉन पर कितना इकाई धनावेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना इकाई धनावेश होता है, बताइए आप मुझे। तो इकाई पर, इलेक्ट्रॉन पर होता है जो हमारा आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये धन नहीं है, यहाँ पर इसको आप ऋण पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणावेश होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो -19 लिखा है, इसका मतलब होता है ये पावर है -19। ठीक है, और इतना ही धनावेश किस पे होता है? प्रोटॉन पर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 माइनस में चिन्ह याद रखना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का भार मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इसमें ऑप्शन दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ग्राम,
1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम और 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। तो हमारा आंसर होगा 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर यहाँ पे ये पूछ लेता कि 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम, कितना पूछता, किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे मेरा वो आंसर भी सही होता। तो 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है, अगला अगला हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.29 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 9.02 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये तो सीधी सी बात है, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो भार है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 की पावर 18 याद रखना आप, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कोई 10 की पावर 19 लगा के जाता है, कोई 10 की पावर 10 लगा के जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अगला है विद्युत धारा की चाल क्या होती है? ठीक है, विद्युत धारा की चाल क्या होती है, मैंने आपको बताया था, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो यहां पर आप देखिए 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हमारा होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये प्रकाश की चाल के बराबर है जो कि, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये 8 लिखा है, इसका मतलब पावर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? एक प्रकार का बल है। ठीक है, मैं बताया था इलेक्ट्रॉन्स को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ की इकाई क्या होती है? ऑप्शन दिए हैं एम्पियर, वोल्ट, वाट, एम्पियर सेकंड। तो इसकी इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इकाई की ब्रिटिश प्रणाली में हॉर्स पावर का मान कितना होता है? देखिए मैंने आपको ब्रिटिश प्रणाली और मेट्रिक प्रणाली बताई थी। ब्रिटिश प्रणाली देखिए 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, 746 वाट, 750 वाट और 746.7 वाट। अब इनमें से आंसर कौन सा हुआ? देखिए ब्रिटिश प्रणाली जो होती है वो होती है हमारी एफपीएस प्रणाली में, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड में होती है। ठीक है, और मेट्रिक प्रणाली होती है हमारी मीटर एमकेएस प्रणाली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एमकेएस प्रणाली। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश प्रणाली जो होती है ना आपकी, ब्रिटिश प्रणाली 746 वाट होती है। क्या कितना होता है? 746 वाट। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रिटिश की जगह अगर वो मेट्रिक प्रणाली पूछ लेता तो मेरा आंसर क्या होता? 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहां पर मेरा आंसर कौन सा होगा? अभी क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली पूछी है तो ब्रिटिश प्रणाली में 746 वाट होता है, मेट्रिक प्रणाली में 735.5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड आंसर होगा, 1 हॉर्स पावर का मान होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति मापन का सूत्र क्या होता है? ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी पावर, ठीक है, पावर को हम कहेंगे P इजिकल टू वी आई, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा? P इजिकल टू वी इंटू आई। वोल्टेज और करंट विद्युत धारा के गुणनफल से हम पावर या वैद्युतिक शक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक होता है, देखिए ऊर्जा न्यूटन मीटर, कैलोरी, जूल या जूल प्रति सेकंड। तो देखिए ऊर्जा को काय में नापते हैं? ऊर्जा को नापते हैं हम जूल में। काय में नापते हैं? जूल में। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? जूल। तो ये चीज तो आपको जनरली याद ही होगी और मैंने पिछले टॉपिक में बताया भी है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, मैंने तांबे का, एल्यूमिनियम का, सोने का, चांदी का, इनका सबका मैंने आपको विशिष्ट प्रतिरोध बताया हुआ था कि इनका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए 1.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 2.1 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए 1.6 माइक्रो ओम सेंटीमीटर किसका होता है, ये होता है तांबे का। ठीक है, ये किसका होता है, तांबे का। 1.7 माफ कीजिएगा, तांबे का नहीं होता है, ये होता है हमारा चांदी का। किसका होता है, ये चांदी का होता है। ठीक है, 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है चांदी का, 1.7 माइक्रो ओम होता है हमारा तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या होगा, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, चांदी का होता है 1.64 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे चलते हैं। चांदी का देखिए आगे क्वेश्चन, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। देखिए मैंने अभी बताया यहां पर तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, तांबे का होता है 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा मेरा, 1.46 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। देखिए ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध मापने की इकाई है, इसको भी याद रखना। विशिष्ट प्रतिरोध नापने की इकाई क्या है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आंसर ये होगा। अगला चलते हैं। तांबे की विद्युत चालकता का मान क्या होता है, 80%, 90%, 98% और 60%। तो देखिए मैंने जो आपको विद्युत जो चालक पदार्थ बताए थे उनमें मैंने बताया था सोने, चांदी, तांबे, एल्यूमिनियम का चालकता बताई थी कि इनका कंडक्टेंस कितना होता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस कितना होता है, तांबे की विद्युत चालकता का मान कितना होगा, तांबे की विद्युत चालकता का मान होगा 90%। ठीक है, कितना होगा, 90%। 98% किसका होता है, 98% किसका होता है, ये होता है मेरा चांदी का। सोने का कितना होता है, 99%। ठीक है, 60% किसका होता है, एल्यूमिनियम का। किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 98% चांदी का होगा, 60% एल्यूमिनियम का होगा, और मेरा आंसर जो होगा तांबे की विद्युत चालकता का मान होता है मेरा 90%। ठीक है, यहाँ पर ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं। नाइक्रोम में होता है, देखिए नाइक्रोम क्या होती है, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है जो कि निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हमें एक चीज याद रखना है कि निकिल क्रोमियम का परसेंटेज क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, उसमें 80% निकिल होता है और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, निकिल 80%, क्रोमियम होता है 20%। ठीक है, अगला चलते हैं। मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत क्या होता है। देखिए मैग्नीन जो होती है वो 3 प्रकार से मिलकर बनी होती है, 3 प्रकार की मिश्र धातु होती है उसमें। ठीक है, तो इसमें देखिए तांबे का प्रतिशत उसने पूछ लिया है, यहाँ पर तांबे का परसेंट देखा, ऑप्शन देखिए आप 70%, 90%, 84% और 86%। तो देखिए मैग्नीन जो धातु होती है, ठीक है, मैग्नीन जो धातु होती है वो बनी होती है 84% कॉपर से। ठीक है, 84% कॉपर से बनी होती है। 12% इसमें होता है मैग्नीज, क्या होता है, मैग्नीज होता है। और बचा कितना, यहाँ पर 4% होता है मेरा निकिल। क्या होता है, 4% निकिल होता है। तो जो मैग्नीन मिश्र धातु होती है उसमें तांबे का परसेंट कितना होगा, 84% होगा। ठीक है, 84% होगा। इसमें तांबा होता है 84%, 12% मैग्नीन होता है और 4% निकिल होता है। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, 84%। ठीक है, अगला चलते हैं। यूरेका, देखिए यूरेका भी एक प्रकार की मिश्र धातु है। यूरेका मिश्र धातु में तांबा व निकिल का अनुपात क्रमशः होता है। ठीक है, तांबे और निकिल से मिलकर बनती है यूरेका। तो इसमें जो तांबे का प्रतिशत होगा वो होगा आपका 60% और निकिल का होगा 40%। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी, 60% और 40%। क्रमशः पूछा है तो तांबा हो गया मेरा 60% और निकिल हो गया मेरा 40%। तो यूरेका मिश्र धातु में तांबा व निकिल का अनुपात होता है, तांबा होता है 60%, 40% होता है मेरा निकिल। तो आंसर बी मेरा सही होगा। ठीक है, नाइक्रोम का गलनांक कितना होता है। देखिए नाइक्रोम तार जो होता है उसका गलनांक कितना होता है। तो नाइक्रोम तार का मैंने आपको पढ़ाया था हीटर की कॉइल का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था। इसमें ऑप्शन दिया है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड और 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइक्रोम का गलनांक होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड।
3422 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये नाइक्रोम का नहीं, ये होता है हमारा टंगस्टन का। काय का होता है? टंगस्टन का होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइक्रोम का गलनांक कितना हो गया? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला चलते हैं, टंगस्टन धातु का गलनांक देखिए ये आ गया, ऑप्शन दे दिया 1500, 1400, 3400, 3422। तो आपको 3400 और 3422 में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो 3422 ही आपका सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर सही है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3422। चलिए अगले चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अचालक पदार्थ का मानक विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? मानक विशिष्ट प्रतिरोध से आशय है कि इतना प्रतिरोध के बाद में वो विद्युत धारा का प्रवाह पूरी तरह से अपने अंदर से बंद कर देता है। ठीक है, अचालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना तो होना ही चाहिए। तो देखिए ऑप्शन दिया है 10 की पावर 12 या 12 ओम सेंटीमीटर, 10 की पावर 10 ओम सेंटीमीटर, 1.10 इंटू 10 की पावर -6 ओम सेंटीमीटर, ए और सी दोनों। तो देखिए अचालक पदार्थ का मानक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 10 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा अचालक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि 10 की पावर 12 ओम सेंटीमीटर अचालक पदार्थ का मानक विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए मैंने आपको परमाणु का जब चैप्टर पढ़ाया था तो परमाणु के चैप्टर में मैंने आपको सारी चीज बताई थी, तीनों का बताया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी दिया है सर जे थॉमसन, सी दिया है सर जॉन डाल्टन और डी दिया है जेम्स चैडविक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ठीक है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी किसने दी थी? सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की थ्योरी दी थी। सर जॉन डाल्टन ने किसकी दी थी? परमाणु की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की खोज तो कर दी किसने? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, परमाणु की थ्योरी किसने दी थी? सर जॉन डाल्टन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी थी। ठीक है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ठीक है, तो ये चारों चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कौन सा था? हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को किसने की थी? जेम्स, यहाँ पर किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। हमारा डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि परम शून्य ताप का मान दो प्रकार से लिखा जाता है। एक तो लिखा जाता है 0 डिग्री केल्विन में और एक लिखा जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ऑप्शन में अगर इन दोनों में से कोई भी होता तो मेरा या तो ये ऑप्शन सही होता या ये होता। तो मेरा दिया कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -220 डिग्री सेंटीग्रेड। तो परम शून्य ताप होता है मेरा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन अगर होता, ये केल्विन में होगा, याद रखना, यूनिट आप याद रखना, केल्विन में पूछ रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है मेरा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। कौन सा हो गया? -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप का मान होता है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन जो होता है ये एग्जाम में आता ही आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। वर्ग ए के अचालक पदार्थ का सुरक्षित तापमान होता है। आपको याद हो मैंने आपको एक सारणी बनवाई थी, वर्ग के वर्ग में इनको बांटा गया है, जिसमें ए वर्ग, एच वर्ग, एफ वर्ग, बी वर्ग, डी वर्ग, सी वर्ग, इस प्रकार के वर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए वर्ग ए के अचालक पदार्थ का सुरक्षित तापमान क्या होता है? ए में दिया 100 डिग्री, बी में दिया 90 डिग्री, 105 डिग्री और 155 डिग्री। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया था, जैसे में आपने ए लिखा, ठीक है, ए बन जाता है 0, ठीक है, तो 105 कितना हो गया? ये 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए का आंसर क्या होगा? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दूसरा देखिए 90 डिग्री को मैंने कैसे बताया था? सबसे पहले 90 डिग्री को मैं बताया था y, ठीक है, क्या बताया था मैंने? 90 डिग्री को बताया था मैंने y कैसे बताया था? y को इस प्रकार से कर दिए तो 9 बन गया, मतलब 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो वर्ग y का अगर पूछ लेते तो वर्ग y का क्या होगा? 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, तो वो आप वीडियो एक बार देख लेना, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्ग ए के अचालक पदार्थ का सुरक्षित तापमान कितना होता है? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जाते हैं। वर्ग एच, देखिए वर्ग एच का भी मैंने आपको बताया था, वर्ग एच का जो सुरक्षित तापमान होता है वो कितना होता है? वर्ग एच, देखिए एच को इस प्रकार से बनाया था मैंने, ये 8 बन गया था, यहाँ पे 0, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 80 बन गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है मुझे? वर्ग एच दिया है, तो वर्ग एच का मेरा 100 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 180 डिग्री। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वर्ग एच के अचालक पदार्थ का सुरक्षित तापमान जिस पर वो कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कार्य करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर इनके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? देखिए अर्धचालक पदार्थ, देखिए चालक पदार्थ का प्रतिरोध तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, चालक पदार्थों में, लेकिन इसका उल्टा अर्धचालक पदार्थों में होता है। इनका तापमान अगर आप बढ़ाएंगे, इनका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध बहुत तेजी से घट जाता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी परिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध तेजी से घटता है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? घटता है, जबकि ये चालक पदार्थों का बढ़ता है। ठीक है, चालक पदार्थ जो होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनका बढ़ता है, इंक्रीज होता है, लेकिन इसका डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। अर्धचालक पदार्थ का ताप गुणांक, देखिए ताप गुणांक से मतलब ये होता है कि किसी भी अर्धचालक पदार्थ का अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके तापमान में होने वाला परिवर्तन बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो धनात्मक और घट रहा है तो ऋणात्मक। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि अर्धचालक पदार्थों का अगर तापमान हम बढ़ाएंगे तो इनका प्रतिरोध तेजी से घटेगा, यानी कि उसका अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? उनका ताप गुणांक ऋणात्मक होगा। और चालक पदार्थों का क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि उनका ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या होगा? इसमें आंसर क्या होगा मेरा? ऋणात्मक होता है। अर्धचालक पदार्थों का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है, कूलाम है। देखिए एम्पियर तो करंट की हो गई, वोल्ट हो गई आपकी किसकी? वोल्टेज की या ईएमएफ की, वाट हो गई शक्ति की। अब बचा मेरा कूलाम। ठीक है, तो यह आवेश की एसआई इकाई कौन सी है? कूलाम। ठीक है, ये तो आप याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, देखिए ऑप्शन ने दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.29 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस देख के आप कंफ्यूज है कि यार इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस आवेश होता है, तो एक काम करिए यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा सही होगा। नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा। इसका सही आंसर है बी, 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए कहीं कहीं पर ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो यहाँ 25, 24 या फिर 23 अगर 26 अगर हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आंसर वहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, लगभग अप्रोक्स वैल्यू उसकी वो दशमलव के बाद में दे देता है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्धचालक के रूप में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है, देखिए अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर में सबसे अधिक कौन सी चीज उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए दिया है उसने कॉपर, बी दिया है प्लास्टिक, सी दिया है टंगस्टन, डी दिया है सिलिकॉन। देखिए कॉपर तो शुद्ध रूप से चालक है, प्लास्टिक शुद्ध रूप से अचालक है, टंगस्टन भी शुद्ध रूप से चालक ही है, बचा कौन सा मेरा? सिलिकॉन। तो देखिए सिलिकॉन सबसे अच्छा अर्धचालक के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। देखिए सिलिकॉन से कई प्रकार की ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा तापमान बढ़ाने पर इसका ये कंडक्टर के रूप में कार्य करने लगता है, इसलिए सिलिकॉन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, अर्धचालक के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे मौलिक विद्युत से संबंधित और मौलिक विद्युतिक पदार्थ संबंधित क्वेश्चन हो गए। तो इन सब का आप एक बार अच्छे से रिवीजन करिएगा और इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनमें जितने क्वेश्चन उसमें से बन सकते थे उस चैप्टर में से, वो मैंने सब आपके सामने दे दिए हैं। आज अच्छे से आप इसको पढ़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलता हूं दोस्तों, अब लेके आऊंगा मैं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम नए चैप्टर के विषय में बात करेंगे। ठीक है,
तो जब तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।